नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रगतिवादी की जो विशेषताएं हैं प्रगतिवाद की, उनका नियमित अध्ययन जारी रख रहे हैं। पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में हमने प्रगतिवाद की कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। अब जो हमारी बची हुई विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, उनके बारे में हम अध्ययन आरंभ करेंगे। हमारी जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रगतिवाद की विशेषताएं क्या रही हैं, प्रवृत्तियां क्या रही हैं। तो हमने पढ़ा था कि उसमें नारी स्वतंत्रता का स्वर है, राष्ट्रीय चेतना है, सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन चाहते हैं ये लोग, और श्रमिक और पूंजीपति के प्रति और शोषित वर्ग के प्रति इनके मन में सहानुभूति की भावना दिखाई देती है। साथ ही व्यंग बोध भी इनके काव्य में हमें दिखाई देता है। हमने कल पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि व्यंग की जो स्थिति है वो बहुत ही इनके काव्य में गहरी पाई जाती है। बहुत ही प्रभावी व्यंग इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि समाज की जो स्थितियां थी, समाज की जो परिस्थितियां थी, उन पर इन कवियों की जो व्यंग स्थिति है, व्यंग की जो प्रतिभा है, वो निखर कर सामने आई है। इस व्यंग के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण कवि रहे हैं वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। उनका नाम है नागार्जुन। केदारनाथ अग्रवाल भी इसके बहुत ही महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, त्रिलोचन भी रहे हैं, लेकिन इन कवियों में सबसे जो व्यंग विधा जो सबसे श्रेष्ठ जिसकी पाई जाती है वो है नागार्जुन। और उन्हें इस व्यंग विधा के कारण ही, उनकी इस स्थिति के कारण ही आधुनिक युग का कबीर भी कहा गया है। अब हम प्रगतिवाद की कला पक्ष की कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि उनकी भाव पक्ष की विशेषताएं हो गई। अब उनकी कला पक्ष किस प्रकार का था, उनकी भाषा कैसी थी, छंद अलंकारों का किस प्रकार प्रयोग किया गया और किस प्रकार की शैली को उन्होंने प्रयुक्त किया है। तो देखिए, कला पक्ष के अंतर्गत हम देखें तो एक बात स्पष्ट जान लेते हैं हम यहां पर कि जो प्रगतिवाद का जो कला पक्ष है, ये जो कवि थे ये परिस्थिति पर आधारित काव्य लिख रहे थे। समाज के वंचित वर्ग को ध्यान में रखकर इन्होंने अपना काव्य लिखा कि उसके प्रति सहानुभूति की भावना प्रकट करके अपना काव्य लिखा है। इनके मन में कहीं भी ये बात नहीं थी कि हम अपने काव्य को उत्कृष्ट बनाएं या फिर पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनके काव्य में हमें देखने को नहीं मिलती। इसलिए कला पक्ष के स्वरूप में इन कवियों ने स्वाभाविकता का परिचय दिया है, अर्थात ना ही तो कोई महत्वपूर्ण अलंकारों का प्रयोग इनके काव्य में मिलता है कि भाई कोई ऐसे अलंकार जिनको कवि ने बढ़ चढ़कर जिनका निश्चित प्रयोग किया हो। जैसी परिस्थिति थी, जैसा वर्णन था, जिस प्रकार की वो यथार्थ स्थिति का वर्णन करते थे, उसी प्रकार के जो काव्य रूप थे उसका स्वाभाविक रूप से वर्णन होता चला गया। इसलिए इनके काव्य में सबसे पहले मिलता है कि भाई छंद या अलंकार या जो काव्य कला के जो अंग हैं उनका बहुत ही स्वाभाविक प्रयोग देखने को मिलता है। स्वाभाविक से तात्पर्य है कि सामान्य तौर पर जो कविताओं में एक गीती परंपरा चलती है, गीत की परंपरा चलती है, वो इनके काव्य में देखने को मिलती है, क्योंकि उसे कविता का जो स्वरूप था, भाषा का जो स्वरूप था, बहुत ही सरल था, जिससे कि आम लोग, सामान्य लोग उसको पढ़ सकें, उसको पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण कर सकें। इसलिए इनकी जो भाषा है वो जन भाषा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कला पक्ष में भाषा की। भाषा कैसी रही है इनकी? इनकी भाषा रही है जन भाषा, अर्थात क्या प्रमुख है? अभिधा प्रमुख है। अर्थात इनकी जो भाषा है उसमें ये ध्यान देते हैं कि आम लोगों तक हमारी बात बड़ी ही स्पष्ट रूप में पहुंचनी चाहिए। इसलिए भाषा की उत्कृष्टता पर, या हम कह सकते हैं कि भाषा की क्लिष्टता से ये बचे हैं, कठोरता से बचे हैं। इसलिए इनकी भाषा कैसी है? जन भाषा मानी गई है, अर्थात आम लोगों की भाषा है। और क्या किससे प्रभावित है? अभिधा युक्त है। अभिधा से तात्पर्य है बिल्कुल सीधी सीधी सामान्य भाषा में, सामान्य तौर पर अपनी बात को कहना। अब ये जो अभिधा का जो प्रयोग है, बार बार में आने पर कहीं न कहीं हमें यह काव्य नीरस भी दिखाई देता है, क्योंकि जो काव्य है वो कैसा बन गया? उपदेशात्मक बन गया। अर्थात उसमें कलात्मकता नहीं दिखाई देती, उसमें उपदेशात्मक प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है। तो ये जो भाषा का जो इनका स्तर रहा है वो कैसा रहा है? जन भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। सरल, सहज और आसानी से समझ में आने वाली जन भाषा को इन्होंने अपने काव्य के लिए चुना है।
किससे प्रभावित रही है? अभिधा से प्रभावित रही है, बिल्कुल साधारण भाषा। अब हम इनके अलंकार निरूपण के बारे में बात करें कि अलंकारों का प्रयोग कैसा है, तो अलंकार जो हैं इनके वो कैसे हैं? स्वाभाविक रूप में प्रयुक्त हुए हैं। जो अलंकार का, इनको अलंकारों का प्रयोग करने का कोई इनका निश्चित उद्देश्य नहीं था, क्योंकि इनके काव्य का मुख्य उद्देश्य था वंचित लोगों के अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करना, शोषित वर्गों की स्थिति को स्पष्ट करना। इसलिए ये काव्य कला के इस क्षेत्र की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। इसलिए अलंकारों का प्रयोग कैसा मिलता है? स्वाभाविक। जो सामान्य अलंकार हैं वो जिनका प्रयोग सामान्यतः काव्य में किया जाता है या होता है, वो सभी अलंकार इनके काव्य में हमें देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं छंद। अलंकार छंद में इनके काव्य में गीतात्मकता मिलती है। गीतात्मकता से तात्पर्य है कि ये जो अपनी कविता जो लिखते थे, काव्य लिखते थे, उसमें तुकबंदी का प्रयोग हमें प्राय ज्यादा देखने को मिलता है। अर्थात एक ऐसी कविता जिसे गाकर पढ़ा जा सके और गाने के साथ साथ उसमें लय की प्रवृत्ति हो, तो गीतात्मकता और लयात्मकता। दिखाई देती है। और छंद में कोई विशेष प्रकार के छंदों का ये प्रयोग नहीं कर पाए हैं। सामान्यतः जो जिनका प्रयोग हो गया है काव्य में, काव्य लेखन में, वो ही छंद हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो गीतात्मकता है, लयात्मकता है। अब इनके जो इन्होंने जो नई चीज ढूंढी है वो है प्रतीक। प्रतीक जो हैं वो कैसे आए हैं? नवीन प्रतीक आए हैं, नवीनता से, नवीनता लिए हुए। उपमान भी कैसे हैं? नए हैं। वो क्यों हैं? प्रतीक और उपमान क्यों हैं? देखिए, प्रतीक और इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा आगे अपनी जो क्लास आएगी, अपनी जो इनका एक विशेष इनकी कक्षा लगेगी, आपकी क्लास लगेगी, उसमें इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रतीक और उपमान जो हैं वो इन्होंने परंपरागत नए अपनाते हुए समाज की, जो हमारा समाज है उसमें से ही इन्होंने क्या लिए हैं? प्रतीक लिए हैं। और उसमें से ही इन्होंने क्या ढूंढे हैं? उपमान ढूंढे हैं। तो प्रतीकों में क्या है? नवीनता है। और उपमान भी कैसे हैं? नए उपमान हैं। अब इन नए उपमान और नए प्रतीकों का मुख्य कारण था कि समाज की स्थिति का वर्णन करने के लिए, जैसे कि सूखी रोटी, अन्न के दाने का जैसे यदि ये वर्णन कर रहे हैं, तो उन प्रतीकों को इन्होंने समाज की उस स्थिति से ग्रहण किया है। अर्थात कहीं भी इनके काव्य में ये जो परंपरागत आ रहे प्रतीक हैं उनका ये विरोध करते हैं, और समाज में जो स्थितियां हैं उनके आधार पर ही ये प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। तो प्रतीक कैसे हैं? नवीनता लिए हुए हैं। और उपमान भी कैसे प्रयोग हुए हैं? इनके नवीन, नए हैं। तो भाषा के अब इनकी कला पक्ष के रूप में हम निष्कर्ष से बात करें तो भाषा कैसी है? जन भाषा है, सरल है, सहज है। अलंकार स्वाभाविक रूप से प्रयुक्त हुए हैं। छंदों में क्या है? गीतात्मकता है और लयात्मकता इनके काव्य में हमें दिखाई देती है। प्रतीक कैसे हैं? नवीनता लिए हुए हैं। और उपमान कैसे हैं? नए उपमानों का प्रयोग हमें इनके काव्य में देखने को मिलता है। ऐसे ऐसे उपमान जो जैसे कि यदि किसी के खेत का, किसान का, खेत का यदि वर्णन करना है तो किसान और खेत से जुड़ी हुई या उनके जीवन से जुड़ी हुई प्रतीक और उपमानों को ये लेना पसंद करते हैं। तो ये इनका कला पक्ष है, जिसके बारे में हमारी सामान्य जानकारी हुई है कि भाषा कैसी है, इनके अलंकार कैसे प्रयोग हुए हैं, छंद कैसे हैं, और प्रतीक और उपमान किस प्रकार के रहे हैं। अब देखिए, जो इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य था समाज में वंचित लोगों को उनका उचित स्थान दिलाना, ना कि अपना पांडित्य प्रदर्शन करना। ये जो इनकी भाषा है वो कैसी है? बिल्कुल ही सरल और सुबोध रही है, आसानी से समझ में आने वाली रही है। तो ये इनका है कला पक्ष के बारे में इनकी एक सामान्य जानकारी है। अब हम आगे बढ़ते हुए इनके प्रमुख कवियों के बारे में आज हम अध्ययन आरंभ करते हैं। देख लीजिए, इनकी सामान्य कला पक्षी विशेषताएं हैं कि भाषा जनभाषा रही है, किससे युक्त रही है? अभिधा। अलंकार स्वाभाविक रूप से प्रयुक्त हुए हैं, स्वाभाविक रूप से। छंदों में कैसी रही है? गीतात्मकता, लयात्मकता दिखाई देती है। प्रतीक नवीनता लिए हुए हैं। और उपमान भी कैसे हैं? नए हैं। समाज
पर आधारित, समाज पर आधारित प्रतीक हैं। और उपमान भी कैसे हैं? समाज पर आधारित उपमान नए नए इन्होंने प्रयोग किए हैं। अब हम इनके प्रमुख कवियों के बारे में अध्ययन प्राप्त करते हैं कि प्रगतिवादी प्रमुख कवि कौन कौन से रहे हैं। देखिए, प्रमुख कवि कौन कौन से प्रमुख कवि हैं। देखिए, प्रगतिवाद के सबसे पहले जो हम कवि लेते हैं प्रगतिवादी, वो हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल, देखिए ये प्रगतिवाद के बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं। ये किस रूप में हैं? ये देखिए जनवादी कवि के रूप में हैं। साथ ही जनवादी कवि के साथ ही इन्होंने ये कैसे कवि प्रगतिवादी कवि भी रहे हैं। जनवादी से तात्पर्य है कि इन्होंने आम लोगों की पीड़ा को, दुख को अपने काव्य में, आम जन की पीड़ा को, दुख को अपने काव्य में प्रकट करने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। इनकी रचनाएं देखते हैं, कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। युग की गंगा, युग की गंगा, नींद के बादल, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पहले कवि कौन से लिए हमने? केदारनाथ अग्रवाल हैं। कैसे कवि हैं? जनवादी हैं, प्रगतिवादी कवि हैं। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? युग की गंगा है, नींद के बादल हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं इनकी रचना है, और कौन सी है? अपूर्वा इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। अगले जो कवि हैं अपने, उनके बारे में देखते हैं। वो है नागार्जुन। नागार्जुन बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं प्रगतिवाद के। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि भाई जो ये कवि हैं नागार्जुन हैं या केदारनाथ अग्रवाल हैं, दोनों ही कवि प्रगतिवाद के बहुत ही आधार स्तंभ माने जाते हैं। यदि एक स्पष्ट तौर पर कहा जाए तो इनके द्वारा ही प्रगतिवादी काव्य जो है वो इतना प्रभावित और इतना प्रभावशाली बन सका है। देखिए नागार्जुन, इनका देखिए इनका मूल नाम देखते हैं पहले तो। इनका जो मूल नाम है वो है वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र इनका मूल नाम है, और इनका साहित्यिक नाम है, साहित्यिक उपनाम है, साहित्यिक उपनाम है यात्री। इनका जो ज्यादातर जीवन है वो घुमक्कड़ रहा है। बौद्ध धर्म ग्रहण किया था इन्होंने, और उसके लिए ये बहुत जगह इनका जो ज्यादा जीवन है वो घूमने में व्यतीत हुआ है। श्रीलंका, तिब्बत आदि की इन्होंने यात्रा की है, और यात्रा करने के साथ साथ वहां से संबंधित जो साहित्य है उनका इन्होंने बहुत ही गहरा अध्ययन किया है। तो ये जो इनका साहित्यिक उपनाम क्या है? यात्री है। और इन्हें क्या कहा गया है? इन्हें कहा गया है आधुनिक युग का कबीर। इनका क्या नाम दिया गया है? इनको आधुनिक युग का कबीर। तो इनका मूल नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र था इनका मूल नाम, और साहित्यिक उपनाम क्या है? यात्री उपनाम से ये रचनाएं लिखते थे। और इन्हें क्या कहा जाता है? इनकी व्यंग्य शैली और स्पष्टवादिता के लिए आधुनिक युग का कबीर भी इन्हें कहा जाता है। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? नागार्जुन के बारे में बात कर रहे हैं। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं कि नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी रही हैं। केदारनाथ अग्रवाल के बारे में आपने लिख लिया होगा, तो अब देखते हैं नागार्जुन की। नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं हैं युगधरा,
सॉरी युगधारा है, युगधारा। तुमने कहा था, तुमने कहा था सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली भस्मांकुर। भस्मांकुर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी प्रमुख कविताओं के बारे में बात करें तो देखिए, इनकी जो प्रमुख कविताएं हैं, जो चर्चित रही हैं बहुत कविताएं, वो कौन कौन सी हैं? बादल को घिरते देखा है कविताएं, ये काव्य संग्रह है इनका। और हम देख रहे हैं कविताओं को, कविताएं बहुत चर्चित कविताएं रही हैं इनकी। बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, और है अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद इनकी प्रमुख कविताएं हैं। ये हम बात कर रहे हैं नागार्जुन के बारे में, जिनके बारे में सामान्य परिचय हमारा ये था। इनकी प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? काव्य संग्रह युगधारा है, तुमने कहा था, सतरंगे पंखों वाली है, भस्मांकुर है। और चर्चित कविताएं कौन सी हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण कविताएं मानी गई हैं इनकी। कौन कौन सी हैं? बादल को घिरते देखा है, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, अकाल और उसके बाद इनकी प्रमुख कविताएं हैं, जो बहुत ही चर्चित रही हैं। हमें कई बार हमें अपने जो सिलेबस है, अपना जो पाठ्यक्रम है 12वीं की कक्षाओं में, 11वीं में, 12वीं में या छोटी कक्षाओं में भी इनको शामिल किया गया है। तो ये इनकी प्रमुख कविताएं रही हैं। अब हमारे आगे के कवि के बारे में बात करते हैं। आगे अपना कौन सा कवि आते हैं अपने? अकाल और उसके बाद। अगले कवि का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। अगले कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। सुमन इनका उपनाम है और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, हिल्लोल, हिल्लोल है, जीवन के गान, जीवन के गान, वाणी की व्यथा, वाणी की व्यथा, युग का मूल, युग का मूल इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये भी प्रगतिवादी कवि रहे हैं, बहुत ही प्रभावशाली इनका काव्य रहा है शिव मंगल सिंह सुमन। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? हिल्लोल है, जीवन के गान, वाणी की व्यथा, युग का मूल इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। कविताएं लिख ली होंगी आपने। इसके बाद आगे हम देखते हैं अगले जो अपने कवि हैं। शिव मंगल सिंह सुमन के बाद आते हैं वासुदेव सिंह। और इन्हें हम जानते हैं किसके नाम से? त्रिलोचन के नाम से। त्रिलोचन के नाम से इन्हें हम जानते हैं। और इनकी रचनाएं हैं धरती, धरती, गुलाब और बुलबुल, गुलाब और बुलबुल,
उस जनपद का कवि हूं, उस जनपद का कवि हूं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वासुदेव सिंह है इनका मूल नाम, और किस नाम से प्रसिद्ध हैं ये साहित्य में, अपने हिंदी साहित्य में त्रिलोचन के नाम से। और इनके क्या प्रसिद्ध हैं, जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर आधारित इनके जो सोनेट हैं वो बहुत ही चर्चित रहे हैं। धरती, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगले कवि के रूप में बात करें तो रांगेय राघव हैं। अगले कवि अपने आते हैं रांगेय राघव, और उनकी रचनाएं हैं अजेय खंडे, रचनाएं अजेय खंडहर, मेघावी, मेघावी और पांचाली। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अजेय खंडहर, मेघावी और पांचाली, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे हम एक कवि और रह जाते हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, जिनका उपनाम है दिनकर है, और बहुत ही राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रगतिवादी काव्य धारा में जुड़े हुए एक ऐसे कवि रहे हैं जिनकी रचनाएं बहुत ही प्रभावशाली और समाज को एक नई दिशा देने वाली रही हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दिनकर जी की रेणुका है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र, रसवंती, इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। तो हमने आज प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों के बारे में अध्ययन किया है कि प्रगतिवादी प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। प्रगतिवाद के कला पक्ष के बारे में बात किया है। तो हमारे प्रगतिवादी कवि जो बचे हुए थे कौन से, हमने त्रिलोचन जी के बारे में पढ़ा है, रांगेय राघव के बारे में पढ़ा है, और किसके बारे में, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पढ़ा है। दिनकर की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, सुमन जी की रचनाएं कौन सी हैं, नागार्जुन की रचनाएं कौन सी रही हैं। तो ये हमारे प्रगतिवादी प्रमुख कवि रहे हैं। अब हम प्रगतिवाद से आगे बढ़ते हुए अब हम प्रयोगवाद के बारे में हम जो अपनी अगली क्लास आएगी उसमें प्रयोगवाद के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, प्रयोगवाद का अध्ययन आरंभ करेंगे। धन्यवाद।